हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में। हम जैसा कि आप जानते हैं संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि आप पढ़ चुके हैं, साथ में हमने कल की क्लास में व्यंजन संधि भी पढ़ लिया था और इसके नियम हमने पढ़े थे। आइए इन व्यंजन संधि के नियमों को हम रिविजन करेंगे और साथ में आगे आज की क्लास में हम विसर्ग संधि भी पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो हमने व्यंजन संधि के नियम बताए थे, ठीक है, इसे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करते हुए आगे हम फिर विसर्ग संधि आपको पढ़ाएंगे। तो व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। तो यदि वर्ग के पहले वर्ण जिसमें आपका क, च, ट और प आ जाता है, इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह और सभी स्वर रहित है में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए तो पहला वर्ण अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो क आपका ग बन जाएगा, सभी स्वर रहित हैं। च आपका ज बन जाएगा, साथ में ट आपका ड, त आपका द और प आपका ब बन जाएगा। तो यहाँ आपने देखा क के बाद व आया है, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो ये आधा व में परिवर्तित हो जाएगा। तो क के बाद व आया है तो ये ग में परिवर्तित हो गया। च के बाद स्वर आया है अ, तो ये ज में परिवर्तन हो गया इसका। तो देखिए अजंता। ट के बाद आपका ड आया है, ठीक है, तो ट आपका ड में परिवर्तित हो गया। त के बाद भ आया है तो आपका ये त जो है द में परिवर्तित हो गया है। ऐसे ही प के बाद जो आया है तो वो जो प आपका ब में परिवर्तित हो गया है। तो ये था पहला। दूसरा नियम था कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि व्यंजन क, च, ट, त, प के बाद म या न हो तो क का अंग में, च का यो में, ट का अणो में और त का न में और प का म में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क वाक, वाक धन मय, तो वांगमय हो गया। क्यों? क के बाद तो म आया है। सिंपल सा यहाँ पर नियम है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद म या न हो तो क का यानी कि उसी वर्ग का पांचवा, ट का उसी वर्ग का पांचवा, त का उसी वर्ग का पांचवा और प का उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो बस यही हमने यहाँ पर किया। फिर आपने पढ़ा त संबंधी नियम। त से संबंधित कुछ नियम है। क्या नियम है? त संबंधी नियम इस प्रकार से हैं कि जब त के बाद च या छ आए, जब त के बाद च या छ आए तो इस त का च हो जाता है। बहुत ध्यान से देखेंगे, इस त का च हो जाता है। तो देखिए त के बाद च आया था तो इस त का क्या हुआ है? च, क्योंकि ये स्वर रहित है तो इसको आप आधा च लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से करेंगे। त के बाद फिर से च आया है तो इसको, इस त को आप आधा च कर देंगे। बस यही नियम था। दूसरा नियम है त से संबंधित, त के बाद ज और झ आए, ज या झ आए तो त का आपका ज हो जाता है। देखो त के बाद ज आया है तो फिर आधा ज हो गया। ऐसे ही त के बाद ज, तो इस त का आधा ज हो गया। यही नियम था। तीसरा नियम है त के बाद यदि ट और ठ आए तो त का आधा ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए जहाँ त है ना, बस वहां पे आधा ट हुआ है, बाकी कोई परिवर्तन इस शब्द में नहीं हुआ है। ऐसे ही बृहत धनटी का, तो त के बाद ट आया है तो बस इस त का हमने आधा ट किया, बाकी कोई परिवर्तन इसमें भी नहीं आया। जब त के बाद ड या ढ आए तो त का ड, वो भी हलंत स्वर रहित हो जाता है। तो देखिए त के बाद ड आया तो इस ड को हमने किसमें? स्वर रहित ड में परिवर्तित कर दिया, त को।
ऐसे ही तत धन डमरू, तो तौ के बाद ड आया है, तो इस तौ को हमने आधा ड में परिवर्तित कर दिया है। फिर यदि तौ के बाद ल आए तो ये तौ आपका आधा लौ में परिवर्तित हो जाता है, जैसे तौ और ले, तो यहाँ आधा लौ में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट है आपका तौ के बाद ह आई, तो यहाँ पर दो परिवर्तन होते हैं। तौ का हम द कर देते हैं और ह का हम ध कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है तौ के बाद यदि तालव्य स आए तो तौ का तो च हो जाता है, दूसरा परिवर्तन जो तालव्य श है उसको हम छ बना देते हैं। ठीक है ना, चलिए और इसके बाद नेक्स्ट है आपका मौ संबंधी नियम। ठीक है, मौ संबंधी नियम। तो चलिए इसको देखें। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका मौ से संबंधी नियम। मौ से संबंधी नियम क्या नियम है? नियम ये है कि यदि मौ के बाद यानी जो आपका हलंत के साथ यानी कि स्वर रहित मौ के बाद क, च, ट, त और प ये सब आए आए तो मौ का तो मौ के स्थान पर तो मौ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार हो जाता है। उसी वर्ण का पांचवा वर्ण जो है अनुस्वार हो जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे, इसका अर्थ उनको समझ में नहीं आया है, तो इसलिए हमने इसको दोबारा से फिर अब यहाँ पर आपको बता देते हैं। एक बार इसको पढ़ लें और फिर हम बताएंगे। यदि मौ के बाद क्या क्या आए, क, च, ट, त, प आए, तो मौ के स्थान पर, इसके स्थान पर, मौ के स्थान पर, अब ये हलंत के साथ है, के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार हो जाता है। और ये अनुस्वार क्या होता है, आप सिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं तो ये अनुस्वार कहलाता है। ये आपका अनुस्वार होता है। जैसे
समधन, सम ये स्वर रहित है, धन कल्प, समधन कल्प। ठीक है। अब देखो अंतिम वर्ण म आया है और इसके बाद आपका क आया है। तो हमने क्या कहा कि जब म के बाद क आए, च आए, ट आए, त आए या प आए, उसी वर्ग का, अब क वर्ग का क, ख, ग, घ और अंग, इसका पांचवा वर्ण ये है, ये पांचवा है वर्ण। ठीक है, ये पांचवा वर्ण है ये वाला। क वर्ग का ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो हमने क्या किया, इस म को हम क्या कर देते हैं, अनुस्वार बना देते हैं, लेकिन किसका, पांचवें वर्ण। ठीक है, इसी वर्ग का, क्योंकि क वर्ग का था ना यहाँ पर, इसी का पांचवा वर्ण अनुस्वार बन जाता है, यानी इसकी संधि अब क्या होगी, इसमें आप अनुस्वार बनाएंगे इस म को। तो देखें, स म को हम क्या कर देते हैं, म के स्थान पर उसी वर्ग का, जहां पर म है उसी वर्ग को हम अनुस्वार बना देते हैं, इस क के पांचवें वर्ण को। ठीक है, समझ में आएगा, आगे आपको। क के यदि म के बाद क आए, क का पांचवा वर्ण अंग है, इस म के स्थान पर हम इस पांचवें वर्ण को अनुस्वार बना देंगे, लेकिन अनुस्वार ये बनेगा इसमें, सिरों रेखा के ऊपर यहाँ लगेगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे क ल प, बस। संकल्प, संकल्प, अब उच्चारण क्या कर रहे हैं हम, संकल्प। किसका उच्चारण आ रहा है, अंग का, अंगा बोलते हैं ना, संग। अब ये तो आधा है ना, ये तो आधा है, तो इसका हम क्या कर देते हैं, इसका अनुस्वार बना देते हैं अंगा का, तो संकल्प। ठीक है, नोट कीजिएगा इसे। तो अब आप समझ गए। अब ऐसे ही जैसे अगर आपका आ गया सम धन, सम धन गम। अब ये जो ग है ना, ये भी क वर्ण का ही तो है। तो अब यहाँ म के बाद क्या आया है, ग आया है, म के बाद ग आया है, जो कि क वर्ण का ही है। क वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है, अंग है। अब इसको हम इस म को अनुस्वार बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संगम, बस। अब आए समझ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका दूसरा, दूसरा है समधन चय, सम धन चय। अब देखो, म हलंत के साथ धन च। अब च का अंतिम वर्ण क्या है, च, छ, ज, छ और यो। इस यो को हम क्या करते हैं, अनुस्वार बना देते हैं म के स्थान पर, और म को गायब करके इसको अनुस्वार बनाया जाता है इस वर्ण के पांचवें वर्ण के वर्ण में। ठीक है, समझ रहे हो। इसको हम, इसका लोप कर देते हैं, म को हटाएंगे और म की जगह पर इसका, इसके, इस वर्ण के जो नेक्स्ट जो वर्ण आ रहा है इसके पांचवें वर्ण का। ठीक है ना, तो इसका पांचवा वर्ण यो है। तो अब यहाँ पर अनुस्वार बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, संचय, संचय। तो यो का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, यहाँ अंगा का उच्चारण आ रहा था, संगम, संकल्प, संगम, और यहाँ पर हम कह रहे हैं संचय,
चय। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अन्य शब्द भी आपको बताए थे, तो जिनको नहीं समझ में आया है तो वो आप बार इसको देख लें। अब जैसे हम यहाँ पर इसकी बात करें, नेक्स्ट इसके बाद जैसे सम धन तोष, सम धन तोष आया है, तो देखो म के बाद क्या आया है, तो, और तो का अंतिम वर्ण क्या है, पांचवा वर्ण ता था दा था न, तो यहाँ पर म का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। ठीक है ना, और वो भी अनुस्वार बनेगा। तो देखो हमने क्या कहा था, म का हम लोप करेंगे, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसका पांचवा वर्ण क्या है, न, तो अब आप क्या लिखेंगे, क के ऊपर न को जब अनुस्वार बनाएंगे, न को आपने अनुस्वार बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, अब किस तरह से पढ़ा जाएगा, सन, सन, नौ कर रहे ना हम, नौ को ही बना रहे अनुस्वार, तो इस नौ को हमने अनुस्वार बनाना है। तो अनुस्वार बनाने के बाद उच्चारण तो वही आएगा, सन, और अंतिम और शब्दों को आप ऐसे ही लिखेंगे, संतोष। अब हम सम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं संतोष। ठीक है, यहाँ हम कह रहे हैं संतोष। चलिए इसी का दूसरा उदाहरण है, सम धन देह, तो देखिए म है और म के बाद आपका द आ रहा है, द किस वर्ण का है, त, थ, द, ध और न, यानी कि इसका पांचवा वर्ण क्या है, नौ है। तो अब इस नौ को, इस म को आपने क्या बनाना है, न बनाना है। ठीक है ना, क्योंकि द आया है और द का पांचवा वर्ण क्या है, आपका नौ है। तो इस म का आपने बनाना है अनुस्वार, इसको हटा करके द के पांचवें वर्ण का, बहुत ध्यान से देखना है। जब म के बाद द आई तो द का पांचवा वर्ण क्या है, नौ है, तो इस नौ का अनुस्वार बना देंगे म के स्थान पर, और वो कहाँ पर बनेगा, वो सौ के ऊपर लग जाएगा, क्योंकि नौ का हमने अनुस्वार बनाया, तो उच्चारण भी नौ का ही आएगा अनुस्वार में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सन, सौ के ऊपर से सिरो रेखा के ऊपर जब बिंदी लगाई, लेकिन यहाँ हमने अनुस्वार बनाया है किसका, नौ का। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे सन, और देह तो पहले से ही था, सन देह। ठीक है, तो इस तरह से हम अनुस्वार बना, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बढ़े, एक और उदाहरणों से हम इसको समझेंगे। अब देखिए जैसे और उदाहरण है, समधन पूर्ण। चलिए हमने कहा म के बाद प आ गया है, म आया स्वर रहित, उसके बाद प आ गया। देखिए प में कितने वर्ण हैं, प, फ, ब और भ और म, बस। अब हमने इस प का क्या करना है, पांचवा वर्ण है म। अब हम अनुस्वार किसको बनाएंगे, इस म को अनुस्वार बनाएंगे। ठीक है, ऊपर से सिरो रेखा के ऊपर एक बिंदु। ठीक है, तो अब इस प का क्या बन जाएगा, म बन जाएगा, म अनुस्वार, नहीं नहीं सॉरी, प का नहीं बनाएंगे, इस म का बनाएंगे, लेकिन प का अंतिम वर्ण क्या है, म है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, अनुस्वार बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सम, अब क्योंकि म का अनुस्वार बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और म को ही हटाना है इसकी जगह पर,
तो क्या हो जाएगा, सम, उच्चारण तो वही आएगा ना, सम, मौ का उच्चारण सम, और पूर्ण, सम पूर्ण, उच्चारण वही आया, सम पूर्ण। इसी में जैसे आपका सम धन भावना, बस मौ के बाद भ आया है और भ इसी का है, तो यहाँ पर भी मौ का अनुस्वार बनना है। तो बस इसको पढ़ेंगे कैसे, सम, क्योंकि मौ का बनाया तो सम भावना, संभावना, इस तरह से हम जो है इसको अनुस्वार बनाएंगे। और ये आपका इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने व्यंजन संधि के, जो कल बच्चों के डाउट्स आए थे कि उनको मौ संबंधी नियम कि अनुस्वार किस तरह से बनाया जाता है, कि मौ के बाद यदि पांचों वर्णों में से कोई भी वर्ण आता है तो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण को हम अनुस्वार बनाते हैं, इसी को हमने आज रिवाइज किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।